नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 9 बजे अब अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया कि वो ही असली शिवसेना है। गुट की तरफ से कहा गया कि हम शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ महज 14 ही लोग हैं और हम 39 विधायकों के साथ बहुमत में हैं। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इस मामले में राज्यपाल, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले शिवसेना की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट कुछ दिनों के लिए टालना चाहिए। उनका कहना था कि स्पीकर के फैसले से पहले कि विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए या ना ठहराया जाए, वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अनुचित जल्दबाजी उन्होंने कहा कि राज्यपाल की तरफ से दिखाई जा रही है और इस वजह से फ्लोर टेस्ट को टाल दिया जाना चाहिए। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ गए हैं। रवीश, क्या हुआ है आज अदालत में और फैसले की उम्मीद कब तक है? आज देखिए, आज महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर जो 11:15 बजे से जो एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब जाकर ये बताया जा रहा है कि 9 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। अभी 5 बजे से जो है वो लगातार सुनवाई चल रही थी। तकरीबन 3.25 घंटे तक जो है वो फ्लोर टेस्ट के ऊपर में सुनवाई चली। अभिषेक मनु सिंघवी, तुषार मेहता, नरेश कौल, मनिंदर सिंह जैसे बड़े जो वकील हैं, उन्होंने अलग अलग पक्षों के लिए अपनी दलीलें प्रस्तुत की कोर्ट के सामने। और अभिषेक मनु सिंघवी ने तकरीबन जो है वो 1.25 घंटे से ज़्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी। उनके मुख्य तौर पर दलील के 3 हिस्से थे। पहला, उन्होंने ये कहा कि जो 16 विधायक हैं जिनका अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका जब तक निपटारा नहीं होता है तब तक सुप्रीम कोर्ट में तब तक जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में ये सारे विधायक नहीं जाने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 39 विधायकों की जो चिट्ठी है राज्यपाल को, वो कहीं ना कहीं दल बदल के दायरे में आते हैं। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो राज्यपाल हैं वो दूसरे विपक्षियों से मिलकर जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाने का उन्होंने निर्णय लिया, जबकि उनको चाहिए ये था कि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते। तो इन 3 दलीलों के ऊपर में जो शिंदे ग्रुप के वकील थे नरेश कौल, उन्होंने ये कहा कि जब 21 तारीख को ही जो है वो विधानसभा के स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया, तो स्पीकर ने कैसे आखिर 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि 3 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जहां पर ये कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन में अपनी बात कही कि उनका जो संवैधानिक जो दायरा है वो फ्लोर टेस्ट के मामले में काफ़ी सीमित है। तीसरी बात, जो अभी जो दलील पेश की अभिषेक मनु सिंघवी ने, एक आरोप भी उन्होंने लगाया सीधे तौर पर राज्यपाल के ऊपर में, शिवसेना की तरफ से आरोप लगा कि राज्यपाल शांति देवदूत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल जो है वो देवदूत नहीं है। राज्यपाल के कार्यालय में तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि उनका एक राजनीतिक मतलब निकाला जा सकता है। तो ये एक सीधे तौर पर राज्यपाल के ऊपर जो है वो संवैधानिक तर्कों से शुरू होता हुआ जो बहस है, वो सीधे तौर पर ये आरोप भी जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे बहस के दौरान लगाया। इस पर जो है उन्होंने ये भी कहा कि कोविड से उठने के 2 दिन के बाद ही बहुत स्पीड से राज्यपाल ने जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाने का एक जो फैसला है उसको दे दिया। इसके जवाब में जो नरेश कौल हैं, उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह लेने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। राज्यपाल को अगर लगता है कि उनका संवैधानिक दायित्व जो है वो पूरा करना है उनको, तो वो अपने विवेक से ये फैसला ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा
कि 55 में से 39 विधायक अगर उनके पास में हैं, शिंदे ग्रुप के पास में हैं, तो आखिर समझा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट से शिवसेना क्यों भाग रही है। तो ये सारे तर्क रखे गए हैं। अब देखना होगा, 9 बजे का इंतजार करना होगा अंजलि कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के ऊपर में क्या निर्णय सुनाती है। जी बिल्कुल, और ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, 9 बजे फैसला आ जाएगा। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की बैठक चल रही थी। और इस बैठक में उद्धव ठाकरे का लहजा कुछ ऐसा था जिससे कई लोगों में ये भ्रम होने लगा कि कहीं वो कैबिनेट में अपना विदाई भाषण तो नहीं दे रहे। उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट के अपने सहयोगियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आपने अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को भी धन्यवाद जताया। उन्होंने सभी साथियों, मुख्य सचिव और अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब तक अच्छी सरकार चलाई है। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि आखिरी कैबिनेट है, लेकिन ऐसा कई लोगों को लग रहा था कि जैसे वो इस बार विदाई के लिए तैयार हों। बेशक इस मामले में काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है, क्योंकि शिवसेना कल के विश्वास मत को टालने की मांग कर रही है और बागियों के वकील ने इस पर हैरानी जताई है कि अगर बहुमत है तो सरकार विश्वास मत से क्यों भाग रही है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने कुछ जज्बाती तौर पर लुभावनी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा उन्होंने कुछ जगहों का नाम बदल दिया है, जैसे कि औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया गया है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है, नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम DY पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे थोड़े भावुक दिखे और सबका धन्यवाद उन्होंने दिया। कहा अच्छे से सरकार को चलाया है और उन्होंने कई नाम जो थे वो बदल डाले, जैसे कि कुछ शहरों के नाम उन्होंने बदले हैं, जिसमें उस्मानाबाद शामिल है, औरंगाबाद शामिल है। उधर कल ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ा दिन होगा और हो सकता है कि जो विधायक है, बागी विधायक, वो भी लौटें। ऐसे में कल कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। शिवसेना के बागी विधायक अगर आते हैं तो किसी हिंसा की आशंका न हो, इसके लिए मुंबई पुलिस ने शहर में कड़ा सुरक्षा इंतजाम किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, किस तरह की तैयारी है कल के लिए? इकट्ठा है तो वही तैयारी कांग्रेस की तरफ से या एनसीपी की तरफ से? देखिए अंजलि, बहुत मुमकिन है कि कल ही विश्वास में मत का प्रस्ताव फ्लोर टेस्ट चले, क्योंकि राज्यपाल ने जिस तरह के आदेश दिया है तो उस तरह से तैयारियां हैं विधान भवन में शुरू हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी 9 बजे तक शायद फैसला आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट रुख अपनाती है उससे बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन ये यहाँ पूरी तरह से तैयारी है और साथ ही जो पुलिस है, क्योंकि आपने देखा होगा जब से बगावत हुई है तब से शिवसेना के खास करके संजय राउत ने बहुत तल्खी भरे बयान दिए हैं और उन्होंने कहाँ तक कहा कि आप मुंबई में आइए तो सही, और उन्होंने हिंसा की भी आग लगने, अंगार लग जाने की तक की बात कही थी। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि जो एयरपोर्ट से जो विधान भवन तक जो रास्ता है वो जो है कि वर्ली, परेल और लालबाग से होकर गुजरता है, यानी कि कहीं न कहीं हिंसा की एक आशंका है, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने बहुत तगड़ा सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर रखा है। लगभग 20 से ज़्यादा बड़े अफसर, डीसीपी और उसके ऊपर के अफसर जैसे खुद सीपी, जॉइंट सीपी, 4 जॉइंट सीपी हैं, एडिशनल सीपी, सभी इस सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके अलावा जितने भी एसीपी हैं सभी को अलर्ट किया गया है। अतिरिक्त फोर्स भी इस पूरे मामले में मंगाई गई है, एसआरपीएफ की मंगाई गई है। तो कोशिश ये रहेगी कहीं भी कोई हिंसा जो है वो नहीं हो पाए और कल वो जो भी विधायक हैं जो भी फिलहाल गोवा में हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई में आएँ और यहाँ पर फ्लोर टेस्ट हो। उसकी तैयारी और सुरक्षा इंतजाम भी पूरी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से निर्देश है राज्यपाल का कि 11 से 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट होगा और
वो लाइव टेलीकास्ट होगा। तो विधान भवन में भी इस तरह की सभी तैयारियां चल रही है और कौन किसे आने की इजाज़त मिलेगी, कौन कहाँ बैठेगा। अगर ये गुट जो है, ये चूंकि 39 विधायकों का जो गुट है ये अलग हो चुका है, तो उसकी बैठने की व्यवस्था कहाँ होगी। इस तरह के सारे इंतजाम जो वहाँ पे किए जा रहे हैं। खुद बीजेपी के भी 2 नेता सुधीर मुनगंटीवार और प्रवीण दरेकर वहाँ पर गए थे, दोपहर में जायजा लेके आए। दूसरे जो प्रशासकीय अधिकारी है वो भी वहाँ पर लगातार मौजूद हैं, पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। तो कोशिश यही है, बस इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, वरना प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम हो जाता है कि कल सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी रहे, क्योंकि चिंता यहाँ पर जताई गई है बार बार शिंदे कैंप की तरफ से कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा, और जब वो लौट जाएंगे तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहेगी। मंगलवार को उदयपुर में दुकानदार कन्हैया लाल के हत्या की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। कन्हैया लाल के दोनों हत्यारों को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी घटना है और इन दोनों आरोपियों के पाकिस्तान के कनेक्शन निकल कर आए हैं। बुधवार को हत्या के एक दिन बाद भारी पुलिस तैनाती के बीच दुकानदार कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार किया गया। कन्हैया की अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। कन्हैया के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। कन्हैया की पत्नी के मुताबिक कन्हैया को लगातार धमकियां मिल रही थी और वो पिछले 6 दिनों से दुकान जाने में घबरा रहे थे। चिंतित थे क्या, दुकान पे नहीं जा रहे थे? कितने दिन से काम पे क्यों नहीं गए और क्या बोला? 7 बजे तो घर आ जाते, रात को 10 बजे आते थे तो 7 बजे आने लग गए। और पहले एक हफ्ते से नहीं गए थे या गए थे? नहीं गए थे, जा रहे ही नहीं थे। और जिस दिन गए ये हो गया? कल ही तो गए, कल की तो बात है ये। राजस्थान पुलिस ने कन्हैया के हत्यारे रियाज और गौस मोहम्मद को कल ही राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस पूरे मामले का उद्देश्य आतंक फैलाना है। जानकारी के मुताबिक गुलाम गौस 2014-15 में पाकिस्तान भी गया था। इस पूरे हत्याकांड में 2 मुख्य हत्यारों समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी में दोनों हत्यारों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों का संबंध पाकिस्तान के दावत इस्लामी नाम के संगठन से है। लगातार इन्होंने पाकिस्तान कुछ डेटा कॉल्स की। रियाज के फोन में कुछ 10 पाकिस्तानी नंबर भी निकले हैं। गौस मोहम्मद पाकिस्तान भी गया था, कराची गया था 2014-15 में, और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्या को अंजाम दिया ताकि लोगों के जहन में ये लोग दहशत पैदा कर पाएं। बाकायदा रेकी की और वीडियो पहले ही बना लिया था और इसको हत्या करने के बाद इन्होंने वायरल किया। पूरे उदयपुर में तनाव है और कर्फ्यू लगा हुआ है। दुकानें बंद है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। मंगलवार को गौस मोहम्मद और रियाज ने उदयपुर में दुकानदार कन्हैया लाल की नूपुर शर्मा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले की सारी शुरुआत सोशल मीडिया पे हुए बयानों से लेकर हुई है। कन्हैया लाल ने अपने लिखित बयान में पुलिस को बताया कि उसके फोन पे किसी ने अनजाने में नूपुर शर्मा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसके चलते उसे धमकियां मिलने लगी। लेकिन जो लोग उसको धमकियां दे रहे थे वो उसके आस पड़ोस के ही थे। इसलिए पुलिस ने दोनों को थाने पर बुला के राजीनामा करके मामले का निपटारा कर दिया। शायद पुलिस और कन्हैया को भी ये नहीं मालूम था कि इन बयानों को देखते हुए उन पर इस तरह का निर्मम हमला हो सकता है। उदयपुर से सौरभ शुक्ला के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।